मैया के लकड़ बग्गू और पापा की पैरों को मेरा सप्तम नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हमारे चैप्टर एनिमल किंगडम का सेकंड लेक्चर यानी पॉरीफेरा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पॉरीफेरा जो है अपना सबसे पहला फाइलम रहेगा। पॉरीफेरा जो है सबसे पहला फाइलम रहेगा किंगडम, एनिमल किंगडम में का सबसे पहला फाइलम यानी पॉरीफेरा। ठीक है ना जी। तो इसके बारे में देखते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे डायग्राम्स है। ठीक है ना जी। तो पॉरीफेरा को हम लोग स्पॉन्जेस के नाम से भी जाने जाते हैं। पॉरीफेरा उर्फ स्पॉन्जेस। तो अगर आपको एमसीक्यू बुक्स में दिखा कि भैया वो कह रहे हैं कि भाई स्पॉन्जेस में ये फेक्चर है, वाटर कैनाल सिस्टम है, स्पॉन्जोसील है, तो डरना नहीं, कहना उनका पॉरीफेरा के बारे में ही है। तो स्पॉन्जेस और पॉरीफेरा ये सब एक ही चीज रहती है। ठीक है ना जी, ये सब एक ही चीज रहती है। दूसरी बात, दूसरा कंफ्यूजन जो मैं ये मिटाना चाहता हूँ, ये अभी तक सारे एक्वेटिक ही रहेंगे। पहले 2-3 जो फाइलम रहेंगे वो एक्वेटिक ही रहेंगे, प्योरली एक्वेटिक ही रहेंगे। एनिलिड ऑर्थोपोडा के बाद आपको थोड़े से ग्राउंड वाले, लैंड वाले वो मिलेंगे, लेकिन वैसे तो सारे प्राइमरीली एक्वेटिक ही रहते हैं। थोड़े थोड़े बाद में एवोल्यूशन 2-3 आपके टेपवर्म, ल्यूकवर्म वाले भी थोड़े से आपके ग्राउंड के रहते, लेकिन वो मोस्टली नहीं रहते। लेकिन आगे के जो थोड़े थोड़े जैसे बढ़ते जाएंगे वो फिर लैंड वाले होते जाएंगे। लेकिन अभी तो पूरी तरह से पॉरीफेरा आपका एक्वेटिक है, ये बात नोट कर ली जाए। दूसरा कंफ्यूजन मैंने ये दूर कर दिया। ठीक है ना जी। अच्छा, तीसरा मेरे को ये बताना था कि भैया ये जो थे, तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये आपके मल्टी सेलुलर रहेंगे सारे। देखो मेरी बात मानो, बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है, भले ही सुनने वाले आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बातें बता रहा हूँ, लेकिन एक कंफ्यूजन होते हैं जब आप रिवीजन करने बैठते हैं, तब आपको एक पॉइंट दिमाग में आता है कि भैया क्या ये मल्टीसेलुलर होंगे, क्या ये सारे एक्वेटिक होंगे। मतलब आपको पता है कि भैया कुतुब मीनार बनाना कैसा है, पर आपको बेस नहीं मालूम, कब छोटे छोटे पॉइंट नहीं मालूम, ये ऐसे पॉइंट रहते हैं। तो ये मल्टीसेलुलर ही रहेंगे। ठीक है ना जी। ओके, सो शुरुआत करते हैं। दे आर एसिमेट्रिकल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी एसिमेट्रिकल है ना, ये रेडियल सिमेट्री है ना बायलैटरल सिमेट्री है। इसमें से सेंटर में से प्लेन पास करो तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं रहेगी। एसिलोमेट है, यानी इसमें सीलम की जो कैविटी रहती है वो एब्सेंट रहती है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन रहता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या रहते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन ये रहता है कि भैया आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ही डाइजेशन होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपके एंजाइम सिक्रीशन होता है और डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को साइटोप्लाज्म ही अब्सॉर्ब कर लेता है। ये रहता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और ये नॉन कॉर्ड्रेट्स है। हाँ, ये कॉर्ड्रेट्स, प्रोटोकॉर्ड्रेट्स, कॉर्ड्रेट्स, नॉन कॉर्ड्रेट्स वाला जो पार्ट है वो कल के लेक्चर में नहीं था। उसको अपन जो ये वाले पार्ट को अपन जब अपन कॉर्ड्रेट्स वाला सेक्शन शुरू करेंगे, यूरो कॉर्ड्रेट्स वाला सेक्शन, ये 8 फाइलम्स के बाद का एक सेक्शन आएगा आपका, सिफाइलोकॉर्ड्रेट, यूकॉर्ड्रेट, सब उसको पूरा हमको लेना ही पड़ेगा, तो उसमें एकदम डिटेल में लेंगे। ठीक है ना जी। तो ये नॉन कॉर्ड्रेट्स है, मतलब इसमें आपका नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहती है। आप इतना बात अभी के लिए ध्यान रख लीजिए। ठीक है ना जी। इसका अगला पॉइंट है कि दे आर सपोर्टेड बाय अ स्केलेटल मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लिया जाए, इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लिया जाए कि दे आर सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। दे आर सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि भैया इसका स्केलेटन किससे बना रहता है। इसका स्केलेटन जो रहता है वो आपको कैल्शियम स्केलेटन दे सकते, आपको CaCO3 दे सकते, आपको कार्टिनियस स्केलेटन दे सकते, आपको सेलुलोसिक स्केलेटन दे सकते, और आपको ऑप्शन दे सकते स्पिक्यूलर स्पॉन्जिन फाइबर का स्केलेटन। तो आपका आंसर रहना चाहिए स्पिक्यूलर स्पॉन्जिन फाइबर का स्केलेटन ही पॉरीफेरा में बनाया जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना जी। अगला पॉइंट है कि ये जो होते हैं इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं रहते हैं। बड़ा ही बेसिक फाइलम है। बेसिक फाइलम होने के नाते भैया इसमें जो चीजें रहेगी बहुत ही रूडिमेंट्री रहेंगी, बड़ी ही क्या कहते हैं बेसिक सी चीजें रहेगी, कुछ ज्यादा इसमें सुविधाओं का कोई चक्कर नहीं रहेगा। ठीक है ना जी। तो इसके जो सेक्सेस रहते हैं वो सेपरेट नहीं रहते हैं। ठीक है ना। और ये अगर सेक्सेस सेपरेट नहीं रहेंगे तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये आपका हर्माफ्रोडाइट रहेगा। ये हर्माफ्रोडाइट रहेगा। हर्माफ्रोडाइट कौन रहते हैं भाई? हर्माफ्रोडाइट वो रहते हैं जिनके मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न मुझे पता है आ रहा है, अभी एक प्रश्न मुझे पता है आपके मन में आ रहा है कि आप सोच रहे होंगे
कि भैया जब मेल टेस्टिस, अब इस स्ट्रक्चर को जरा अपन जूम करके देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि दे आर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, देयर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दस दे आर हर्माफ्रोडाइट। तो किस तरह से ऐसा रहेगा कि भैया ये पॉरीफेरा एक स्ट्रक्चर है जिसका टेस्टिस और ओवरी एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, टेस्टिस द्वारा बनाया हुआ स्पर्म एक ही बॉडी का टेस्टिस दूसरे ही एक ही बॉडी की ओवरी को फर्टिलाइज करके ये अंदर ही अंदर काम चलता होगा। गलत, गलत, बिल्कुल गलत। क्या है, आपके जो हर्माफ्रोडाइट्स रहते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स में कभी भी सेक्सेस सेपरेट नहीं रहते, लेकिन जो आपका स्पर्म रहता वो मोटाइल रहता। तो स्पर्म जो रहेगा कभी भी दूसरे हर्माफ्रोडाइट में से ही आएगा, दूसरे हर्माफ्रोडाइट में से ही आएगा। उसके ओवम कभी भी आपका, उसका ओवम कभी भी आपका ये नहीं रहता, क्या बोलते हैं, उसका ओवम कभी भी आपका मोटाइल नहीं रहता, वो वही रहेगा। ठीक है ना जी। तो एक ही आदमी में टेस्टिस ओवरीज प्रेजेंट रहना और एक ही ऑर्गेनिज्म में, आदमी नहीं, एक ही ऑर्गेनिज्म में टेस्टिस ओवरी प्रेजेंट रहना, और ये बात अलग रहती। और दूसरी बात अलग क्या रहती है कि दूसरे बॉडीज में से स्पर्म ने आना, मोटाइल स्पर्म ने आना और उसके ओवरी, दूसरे बॉडी की ओवरी को फर्टिलाइज करना। मतलब ये यहाँ पे एक और बॉडी में बना देता हूँ, ये एक और बॉडी की ओवरीज और टेस्टिस है। तो ये टेस्टिस में से ऐसा स्पर्म आएगा वाटर में से ट्रेवल करके, और ये यहाँ की ओवरी में के एग को ये स्पर्म आके फर्टिलाइज कर देगा, है ना जी। तो ये कुछ इस तरह से इनका काम चलता है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे मुझे ये प्रूव करना था कि भले ही ये सेक्सेस सेपरेट नहीं रहते हैं, भले ही ये हर्माफ्रोडाइट रहते हैं, लेकिन इनमें जो फर्टिलाइजेशन रहता है वो कभी भी आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट कंफ्यूज होता है। ये क्वेश्चन के लिए पॉइंट नहीं था, ये पॉइंट आप लोगों के कंफ्यूजन के लिए हटाने के लिए था कि इसमें फर्टिलाइजेशन तो होता है, कि इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वह इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना जी। पर इसके ये सेक्सेस सेपरेट नहीं रहते हैं, भले ही फर्टिलाइजेशन इंटरनल क्यों ना हो, है ना जी। एक और पॉइंट जो मुझे ये बताना था, जो मैं अभी जस्ट बताया था, कि ओवम इसका नॉन मोटाइल रहेगा, ओवम इसका नॉन मोटाइल रहेगा, ओवम का कोई ट्रांसफर नहीं होगा और सिर्फ मोटाइल स्पर्म रहेगा। ठीक है ना जी। चलिए, तो मैंने आपको इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अपन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली देखते हैं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली जब कब होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली तब होता है जब फेवरेबल कंडीशंस हो। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली कब होता है, जब फेवरेबल कंडीशन हो। और कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स इसमें अवेलेबल है, इसमें आपका फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन यानी खंड पड़ना आपका, है ना जी। इस पे गेम्यूल फॉर्मेशन है, इसमें बडिंग है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन हो, पॉलीफेरन के लिए फेवरेबल कंडीशन हो। और पॉलीफेरा के लिए फेवरेबल कंडीशन में सबसे प्राइमरी फेवरेबल कंडीशन रहती है पानी की एक अवेलेबल क्वांटिटी, एक हाईली अवेलेबल क्वांटिटी रहना, है ना जी। एक पानी का अवेलेबल रहना इसके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन रहती है ना। और सेक्सुअली ये गैमेट फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना जी। सेक्सुअली ये गैमेट फॉर्मेशन करता है, ये तो अपन जस्ट देखा अपन ने। लेकिन सेक्सुअली ये अनफेवरेबल कंडीशन में करेगा। ये लोअर लेवल ऑर्गेनिजम्स है, इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में ही ऑप्ट करते हैं, ले तो ये नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से, बडिंग से, गेम्यूल फॉर्मेशन से। मैं आपको डायग्राम की मदद से बताता हूँ गेम्यूल फॉर्मेशन और बडिंग के बारे में। तो गेम्यूल फॉर्मेशन कुछ इस तरह से रहता है, मैं डायग्राम को अगर जूम करके बताऊं, हाँ, तो गेम्यूल फॉर्मेशन किस तरह से रहता है कि भैया ये आपका गेम्यूल कुछ इस तरह से रहेगा। इस गेम्यूल को आसपास से स्पिक्यूल इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसके माइक्रोपाइलर एंड रहते हैं और इसके अंदर ये गेम्यूल रहते हैं। जब ये फटता है तो नीचे जब एक गेम्यूल जाता है पानी में, तो फिर एक नए पॉलीफेरन को ये जन्म देता है, एक नए पॉलीफेरन को ये जन्म देता है ना जी। तो ये एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अगला आता है बडिंग का। बडिंग में क्या होता है, एक बड़ा पॉलीफेरा रहता है, एक बड़ा स्पंज रहता है, स्पंज के ऊपर ऐसे बर्ड ऐसे फॉर्म होने लग जाएंगे, और ये जब बर्ड ऐसा पूरा बड़ा हो जाएगा, एक बड़ा एक अपने इसमें एक नया एक वो बन जाएगा स्पंज। तो ये जब टूट के ऐसा गिर जाएगा तो एक ऐसा एक नया ये बना लेगा,
है ना जी। ये कुछ इस तरह से होगा। बडिंग जो रहता है थोड़ा सा अनइक्वल सा रहता है, तो कि जो नया बड बनता है वो छोटा रहता है पुराने बड से। लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन रहती है, फ्रेगमेंटेशन कभी भी इक्वी साइज रहती है, क्योंकि वो कभी भी इक्वल होती है। कभी भी फ्रेगमेंटेशन जो रहती है कभी भी वो आपके इक्वली होती है, लेकिन बडिंग जो होती है अनइक्वल रहती है ना जी। क्योंकि अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी देख लिया। एक और जो पॉइंट मैंने आपको बताना है कि भैया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो भाई आपके फेवरेबल कंडीशन में होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। पॉइंट मुझे ये बताना है कि नीट में, मॉक टेस्ट में, एमसीक्यू बुक में आपको उल्टा करके पूछा जा सकता है, और अपन क्या दिमाग में रखते हैं भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो फेवरेबल कंडीशन होंगी, भाई एनिमल है, एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो करता है। अपन ने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, अपने कितनी बारी चैप्टर आ चुका है छोटेपन में, और अपन को क्या लगता है कि भाई फेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये क्या देंगे नीट वाले या एमसीक्यू बुक वाले कि फेवरेबल कंडीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनफेवरेबल कंडीशन आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। गलत। फेवरेबल कंडीशन में ही एसेक्सुअल मोड रहता है और अनफेवरेबल कंडीशन में ही सेक्सुअल मोड रहता है। ये दिमाग में आपने पॉइंट बिठा लेना है, ठीक है ना जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले पॉइंट के तरफ, दैट इज डेवलपमेंट का पॉइंट। डेवलपमेंट का पॉइंट अगर मैं इसका देखूं, एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें जो डेवलपमेंट होता है वह इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसका जो डेवलपमेंट होता है वो एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से मेरा मतलब क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से मेरा मतलब है कि एडल्ट स्टेज जो रहती है उसके पहले एक लार्वल इंटरमीडिएट स्टेज रहती है, उसके पहले एक लार्वल इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। क्या बनता है? लार्वा बनता है उसके पहले। क्या बनता है उसके पहले? उसके पहले एक लार्वा बनता है, मतलब एडल्ट से पहले लार्वा बनता है। ये लार्वा आपके एडल्ट से कोई तरह से मेल खाएगा ही नहीं। ये एडल्ट से लार्वा कभी भी मेल खाता नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। एग्जाम्पल लेते हैं एक बच्चे का, और जो मतलब समझ लीजिए एक बच्चे का एग्जाम्पल क्या, मैं आप ही का एग्जाम्पल लेता हूँ। आप अपने क्लास किंडरगार्टन की फोटो लीजिए और आप अभी अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी हुई अभी की फोटो लीजिए, कंपेयर कीजिए। आप बता सकते हैं कि भले ही साइज में आप में फर्क था, आपके है ना, साइज में फर्क था, लेकिन बच्चा तो मतलब बड़ा होके वैसा ही दिखेगा ना थोड़ा बहुत। एडल्ट से, एडल्ट फॉर्म से बचपन का फॉर्म उसका रिजेंबल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, ये लार्वल स्टेज कभी भी इसके एडल्ट स्टेज से मेल बिल्कुल नहीं खाता, कभी भी ये मेल खाएगा ही नहीं। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का एक पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लार्वल स्टेज कभी भी अपने एडल्ट स्टेज से मेल खाता ही नहीं है ना जी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज आपका वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाटर कैनाल सिस्टम से आते हैं, आते रहेंगे, आए हैं, ठीक है ना जी। अपन वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में देखने जा रहे हैं। अब वाटर कैनाल सिस्टम क्या चीज है? वाटर कैनाल सिस्टम कुछ ऐसी चीज है भैया कि वाटर कैनाल सिस्टम एक तरह से आपको सारा ऑल इन वन काम करता है। फूड गैदरिंग करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, वेस्ट रिमूवल करेगा। क्या क्या करेगा? फूड गैदरिंग करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, वेस्ट रिमूवल करेगा। किस तरह से करता है भैया? ये पानी के अंदर रहने वाला जीव है, तो पानी के अंदर रहने वाला जीव है, तो इसके जो दोनों ओपनिंग रहते, दोनों साइड रहते, वो खुले रहते। कैसे ना कैसा दोनों साइड जो रहते वो खुले रहते। तो पानी एक साइड यानी ऑस्टिया से घुसेगा, ऑस्टिया से पानी घुसेगा, स्पॉन्जोसील, मेन बॉडी स्पॉन्जोसील में जाएगा और वहां से ऑसिकुलम से बाहर निकल जाएगा। ये जब ऑस्टिया से घुसता है तो अच्छा खाना, श्वास, हवा लेके घुसता है, शुद्ध हवा लेके घुसता है रेस्पिरेशन हेतु। और जब वो स्पॉन्जोसील में जाता है तब उसका खाना ऑब्जर्व किया जाता है, वेस्ट मटेरियल दे दिया जाता है और आपका शुद्ध हवा लेके अशुद्ध हवा छोड़ दी जाती है। जब ये ऑसिकुलम से बाहर निकलता है, जब ये ऑसिकुलम से बाहर निकलता है तो ये अशुद्ध हवा, इनडाइजेस्टेड खाना, कचरा, ये सब बाहर निकाल लेता है। आपको क्या याद रखना है? आपको सीक्वेंस याद रखनी है। आपको नीट में, एमसीक्यू बुक में, मॉक टेस्ट में सीक्वेंस पूछी जा सकती है कि वाटर कैनाल सिस्टम का सीक्वेंस क्या है। वाटर कैनाल सिस्टम का सीक्वेंस क्या है? वाटर कैनाल सिस्टम WCS का सीक्वेंस है ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑसिकुलम।
ऑस्टिया स्पॉन्जोसील ऑसिकुलम। ऑस्टिया क्या रहता है, ऑस्टिया छोटा शब्द है तो छोटा वाला पहला आएगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा ऑसिकुलम, ऐसे आप याद रख सकते हैं, है ना जी। आगे स्पॉन्जोसील जो होता है, ये एक बात है कि भाई स्पॉन्जोसील जो मेन प्लांट उसकी बॉडी रहती है, इसी किससे लाइन होती है, कॉलर सेल या चैनोसाइट से। कॉलर सेल या क्वानोसाइट्स कह सकते हैं, आप स्पेलिंग के लिए चैनोसाइट कह सकते हैं, लेकिन अपन स्पेल उसको क्वानोसाइट्स करते हैं। कॉलर सेल या क्वानोसाइट से आपके आपके कौन लाइन होते हैं, स्पॉन्जोसील जो होते हैं क्वानोसाइट या कॉलर सेल से लाइन रहते हैं। कॉलर सेल्स या क्वानोसाइट से लाइन रहते हैं। मैं आपको डायग्राम की मदद से दिखाना चाहता हूं। पहला डायग्राम जो रहेगा आपका वो इसका डायग्राम है, वाटर कैनाल सिस्टम का। हाँ, वाटर कैनाल सिस्टम कुछ इस तरह से है कि पानी ऐसा आएगा ऑस्टिया से, ये स्पॉन्जोसील रहेगा और ऑसिकुलम से ये बाहर निकल जाएगा, ऑसिकुलम से ये बाहर निकल जाएगा। इसका जो स्पॉन्जोसील रहता है वो आपके क्वानोसाइट से आपका लाइन रहता है, क्वानोसाइट से आपका लाइन रहता है ना, क्वानोसाइट से वो लाइन रहता है। फिर अगला डायग्राम जो मैं बताना चाहता हूँ वही क्वानोसाइट किस तरह से आपके स्पॉन्जोसील को लाइन करता है, वो कुछ इस तरह से आपके स्पॉन्जोसील को लाइन करेगा, वो आपके स्पॉन्जोसील को कुछ इस तरह से लाइन करेगा। यहाँ स्टार मार्क करा है इस लेबलिंग को, मतलब इसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, लेकिन यहाँ पे मुझे पास जगह नहीं थी, छोटी सी जगह थी, इसलिए मैं आपको अगली लाइन में बताता हूँ मुझे क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी थी। एक सेकेंड। हाँ, तो इसका जो कॉर्नोसाइट जो रहता है वो उसके कॉर्नोसाइट के बीच में क्या रहता है, अपना एक्टोडर्म एंडोडर्म रहते हैं, और एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया लाइक सब्सटेंस रहता है नोन एज मीजोफिल। मीजोग्लिया लाइक सब्सटेंस रहता है नोन एज मीजोफिल। इसमें क्या रहता है, मीजोग्लिया एक्चुअली नहीं रहता है। आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक में कैसा रहता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म ये 3 लेयर रहते हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में क्या रहता है, एक्टोडर्म एंडोडर्म और पाउचेज में अरेंज आपकी मीजोग्लिया। लेकिन पॉरीफेरा क्या चीज है, पॉरीफेरा में न तो मीजोग्लिया रहेगी ना तो मीजोडर्म रहेगी, मीजोग्लिया की भी परदादा यानी मीजोफिल प्रेजेंट रहती है। मीजोफिल जो है सिर्फ और सिर्फ आपके पॉरीफेरंस में ही पाई जाती है, इसलिए मुझे वो स्टार मार्क करना पड़ा कि वहां पे मुझे लेबलिंग में जगह नहीं मिल रही थी लेबलिंग के लिए, ठीक है ना। तो ये आपके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया लाइक सब्सटेंस नोन एज मीजोफिल रहती है, मीजोग्लिया लाइक सब्सटेंस नोन एज मीजोफिल रहती है ना जी। तो पॉरीफेरेंस के बाद आता है, पॉरीफेरेंस क्या आते हैं 3 प्रकार, पॉरीफेरेंस के आते हैं हमारे 3 प्रकार। एक रहता है कैल्सेरिया, एक रहता है हेक्साटेनिलिड और एक रहता है डेस्मोस्पॉन्ज। कैल्सेरिया, हेक्साटेनिलिड और डेस्मोस्पॉन्ज, कैल्सेरिया, हेक्साटेनिलिड और डेस्मोस्पॉन्ज। तो कैल्सेरिया क्या था, कैल्सेरिया अपना मरीन था, कैल्सेरिया अपना मरीन था, उसके कैलकेरियस पिक्यूल्स थे। मरीन था मतलब उसका ज्यादातर उसका हमेशा वास्तव्य, उसका रहना मरीन वाटर में रहता है। मरीन वाटर कौन सा हो गया, मरीन वाटर सी, समंदर, ओशन, ये आपके मरीन वाटर में आते हैं। बैक वाटर मरीन वाटर में नहीं आते, है ना, बैक वाटर मरीन वाटर में नहीं आते। इसका स्पिक्यूल जो है कैलकेरियस पिक्यूल है, इसका स्पिक्यूल जो है वह कैलकेरियस पिक्यूल है। कैलकेरियस पिक्यूल मेरा कहने का अर्थ रहेगा कि इसमें कैल्शियम का, उसमें आपको कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम का अंश मिलेगा उसके स्पिक्यूल में। स्पिक्यूल कैसा था आपका, एक ऐसा स्ट्रक्चर था वो आपका स्केलेटल लाइक स्ट्रक्चर था, वो आपका जो स्ट्रक्चर था वो स्केलेटल लाइक स्ट्रक्चर था, है ना जी। अगला कि उसका जो साइकॉन है, उसका जो साइकॉन है उसका
एग्जाम्पल क्या है उसका? एग्जाम्पल है साइकॉन, स्काइफा और ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया। हाँ, एक पॉइंट जो मुझे यहाँ पे ऐड करना है, आई होप दिख रहा है, ल्यूकोसोलेनिया जो रहता है आर सिंपलेस्ट पॉरीफेरेंस। आपको अगर पूछा जाए कि बताइए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पॉरीफेरेंस कौन से रहते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पॉरीफेरेंस जो रहते हैं वह आपके ल्यूकोसोलेनिया रहते हैं। ल्यूकोसोलेनिया जो रहते हैं आपके सिंपलेस्ट पॉरीफेरेंस रहते हैं, है ना जी। अगला एग्जांपल आता है कि भैया हेक्साटेनिलेट। पॉरीफेरेन का अगला एग्जांपल नहीं कहते, सॉरी, अगला टाइप हेक्साटेनिलेट। ये भी मरीन है, मरीन वाटर में ही पाया जाता है। हेक्सा शब्द अगर आप तोड़ेंगे और टेनिलिड शब्द आप तोड़ेंगे तो टेनिलिड यानी टेंटेकल्स और हेक्सा यानी 6, तो 6 रेडियली स्पिक्यूल्स ऑफ सिलिका। अब इसमें सिलिका वाले आपके स्पिक्यूल रहते हैं। टेनिलिड यानी आपके टेंटिकल से नहीं, सॉरी, इसका स्पिक्यूल से इसका अर्थ रहेगा। हेक्सा यानी 6 रेडिएटेड स्पिक्यूल्स ऑफ सिलिका, 6 रेडिएटेड स्पिक्यूल्स ऑफ सिलिका। व्हाट इज हेक्साटेनिलिड? हेक्साटेनिलिड इज 6 रेडिएटेड स्पिक्यूल्स ऑफ सिलिका। एग्जांपल यूप्लेक्टेला और वीनस फ्लावर बास्केट। एग्जांपल यूप्लेक्टेला और वीनस फ्लावर बास्केट। ओके, तो इसका आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि हेक्साटेनिलिड में आपके सिलिकस आपके स्पिक्यूल रहते हैं और इसमें कैलकेरियस स्पिक्यूल्स रहते हैं। कैल्सेरिया में, कैल्सेरिया शब्द से आप समझ सकते हैं कैल्सेरिया यानी कैलकेरियस स्पिक्यूल, और हेक्साटेनिलिड में आपके सिलिकस स्पिक्यूल्स रहते हैं। डेस्मोस्पोंजे की अगर मैं बात करूं तो डेस्मोस्पोंजे में क्या रहता है? मरीन और फ्रेश वाटर हैबिटेट दोनों रहते हैं। मरीन और फ्रेश वाटर हैबिटेट दोनों रहते हैं, यानी ये इसमें पाए जाने वाले सारे स्पीशीज जो रहते हैं वो या तो मरीन में पाए जा सकते हैं या वो फ्रेश वाटर, दोनों टाइप के पानियों में वो पाए जाते हैं। लेकिन स्पॉन्जेस के जो भी प्रकार आपको फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जो भी प्रकार स्पॉन्जेस के आप जो भी स्पीशीज, 50 प्रकार में जो भी स्पीशीज आपको फ्रेश वाटर में मिलते हैं वो सारे आपके डेस्मोस्पॉन्ज प्रकार में ही आते हैं। वो सारे आपके डेस्मोस्पॉन्ज के टाइप के ही आते हैं। वो सारे फ्रेश वाटर रहेंगे, डेस्मोस्पॉन्ज रहेंगे सारे के सारे। वो सारे फ्रेश वाटर जो रहते हैं वो डेस्मोस्पॉन्ज ही रहते हैं, क्योंकि डेस्मोस्पॉन्ज ही है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो अतः मेरे सेंटेंस का कहने का मतलब है कि फ्रेश वाटर में अगर आपको स्पॉन्ज मिल गया तो वो डेस्मोस्पॉन्ज ही है, और अगर आपको कोई डेस्मोस्पॉन्ज फ्रेश वाटर में मिल गया, अगर आपको कोई डेस्मोस्पॉन्ज मिला तो हमेशा फ्रेश वाटर में ही रहेगा। तो डेस्मोस्पॉन्ज कभी भी फ्रेश वाटर में ही मिलता है, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। मरीन में डेस्मोस्पॉन्ज नहीं मिल सकता, है ना जी, मरीन में डेस्मोस्पॉन्ज नहीं मिल सकता। अगला पॉइंट, स्पिक्यूल्स की प्रेजेंस रहती है और स्पॉन्जिन फाइबर की प्रेजेंस रहती है जो सिलिका युक्त रहते हैं। सिलिका वाले स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर इनमें प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं इसका एग्जाम्पल रहेगा आपका स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया। एग्जाम्पल रहेगा स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया, है ना जी। अब इसके अपन डायग्राम देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए थे, है ना। एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके एग्जाम्पल को याद करने की ट्रिक जो है हम लोग सबसे आखिरी के लेक्चर में करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सारे 12-13 फाइलम्स के एग्जाम्पल्स को एक साथ ओवरव्यू करेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स जो बनाई है उसको देखेंगे, है ना जी। अपन अब ये आखिरी पार्ट ऑफ लेक्चर में चल रहे जिसमें अपन देखेंगे कि भैया इसके डायग्राम्स को देखेंगे और इसमें क्या क्या कहना चाहता है डायग्राम। तो जूम करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला है साइकॉन। साइकॉन जो है इसका आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साइकॉन को स्काइफा भी कहते हैं, आप इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये रहता है यूस्पॉन्जिया, ये रहता है आपका यूस्पॉन्जिया। आप इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये आपके पर्ल्स के जैसा रहता है, जो आपके किस तरह सीप के मोती रहते हैं ना, उस तरह से रहता है। ये जो सीप के मोती जो रहते हैं ना आपका
पर्ल्स वाले, पर्ल ऑयस्टर, सीप के मोती, मतलब जिनको हिंदी जरा अच्छी है उनकी, पर्ल ऑयस्टर, उस तरह से रहते हैं ये। और ये थोड़े से जो जानवर के जैसे दिखते हैं, ये ऐसा लगता है किसी मछली को आपने कबाब के रॉड में फंसा दिया हो। जरा ज्यादा ही डेंजर सा हो गया चित्रण, लेकिन ये ऐसा ही दिखता है। ये रहता है आपका स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो रहता है आपका फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म रहता है। स्पॉन्जिला आपका फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म रहता है। तो अपन ने इस तरह से अपन ने पोरीफेरा वाला जो फाइलम है वो खत्म कर लिया। एक बार अपन पॉइंट्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इस लेक्चर को अपन समाप्त कर सकते हैं। तो पोरीफेरा का क्या क्या है? एसिमेट्रिकल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एसिमेट्रिकल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एसिलोमेट है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, मैंने बताया, नॉन कॉर्डरेट है। स्पॉन्जेस के नाम से जाने जाते हैं। स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर के एक्सोस्केलेटन से उनको सपोर्ट रहता है। सेक्सेस उसमें सेपरेट है, हर्माफ्रोडाइट, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहता है, जिससे जो स्पर्म रहता है वो दूसरे जीव से आता है। और ओवम जो रहता है कभी भी मूव नहीं करता, नॉन मोटाइल ओवम है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसका जो होता है एसेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल बाय गैमेट फॉर्मेशन। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इसका गैमेट फॉर्मेशन से होता है, और एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन बडिंग और गैमेट फॉर्मेशन से होता है। डायग्राम अपन ने अभी जस्ट देखा। कभी भी याद रखिए, फ्रेगमेंटेशन इक्वल टाइप ऑफ डिवीजन रहता है, लेकिन जो बडिंग रहती है वो अनइक्वल टाइप ऑफ डिवीजन रहती है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी याद रखिए अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखी जाती है जिसमें लार्वल इंटरमीडिएट स्टेज रहती है, लार्वल इंटरमीडिएट की स्टेज प्रेजेंट रहती है। वाटर कैनाल सिस्टम रहता है। वाटर कैनाल सिस्टम में क्या करेगा? रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, आपका फूड का ट्रांसफर, फूड का आपका इनटेक, और आपके स्पर्म की मोटिलिटी भी। हाँ, एक पॉइंट जो मुझे याद रखना था कि वाटर कैनाल सिस्टम आपके स्पर्म की मोटिलिटी के लिए भी काम आता है, कि जो स्पर्म आएगा वो वाटर कैनाल सिस्टम के माध्यम से ही आएगा। वाटर कैनाल सिस्टम की अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो ऑसिया, स्पॉन्जोसील, ऑसिकुलम, ऑसिया, स्पॉन्जोसील, ऑसिकुलम। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्पॉन्जोसील जो होता है कॉलर और चैनोसाइट्स को लाइन, स्पॉन्जोसील कॉर्नोसाइट्स और कॉलर सेल द्वारा लाइन रहती है। मीजोग्लिया जो रहता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट रहता है मीजोग्लियल ऐसा सब्सटेंस, है ना। उसके बाद अपन ने 3 टाइप ऑफ एग्जाम्पल देख लिए, कैल्केरिया, हेक्साटेनलिड और डेस्मोस्पोंज। कैल्केरिया, हेक्साटेनलिड और डेस्मोस्पोंज। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अपन कल के लेक्चर में अपन अगला फाइलम देखेंगे। आप इसके नोट्स बनाइए, एमसीक्यू कीजिए, डायग्राम प्रैक्टिस इसके लिए इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में डायग्राम से बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए डायग्राम को बना के याद कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में आप डायग्राम बनाएंगे तो फिट हो जाएगा। और इसको एग्जाम्पल्स को रटने की कोशिश मत कीजिए, भूलने के आप टेंड करेंगे, you'll tend to forget it। तो इसके अपन ट्रिक्स बना के आपको याद करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर।